नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ पुनीता। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को पूरा करने की ओर निरंतर काम कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर हमें 15 नवंबर को देखने को मिली, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने जनजाति समुदाय के हितों के लिए, अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और जनजाति समुदाय में चेतना जगाने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ जनजातीय समुदाय के अनेक ऐसे वीर हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान किए हैं, लेकिन शायद ही उनके बलिदान को, उनके गौरवशील इतिहास के बारे में लोग जानते होंगे। तो वहीं आज़ादी के इतने साल बाद भी आज जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं वो देश की मुख्यधारा से अलग हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, इससे क्या जनजातीय समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव होगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये आज हम जानेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सिंह टोलिया जी। आप जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो एक पहल की गई है हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? मैम, ये एक जो 15 नवंबर से एक पाक्षिक माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भगवान बिरसा मुंडा की जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत ही कम एज में इनकी मतलब ये वीरगति को प्राप्त भी हो गए थे। तो उस पीरियड में इन्होंने अपने पारंपरिक हथियार, ये इस तरह के जो वैसे हथियार से नहीं, पारंपरिक हथियारों से जो अंग्रेज़ों से लोहा लिया और वहाँ की जनता को साथ में लिया और आज़ादी की उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई। ये भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, ये जनजाति गौरव दिवस के नाम से भी मनाई जा रही है। इसमें सारे देश के निर्देश थे कि इनको पाक्षिक को मनाएं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री मुंडा जी का और पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका धन्यवाद दूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे 11 तारीख से ही, 11 नवंबर से हमने 3 दिवसीय वो भगवान बिरसा मुंडा की याद में एक महा आयोजन किया, जो जनजाति सम्मेलन था, जिसमें हमने कर्नाटका और आपके मणिपुर और उड़ीसा और झारखंड की टीमों को आमंत्रित किया। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने हमारे सीएम साहब के अनुरोध को स्वीकार किया और वो इसके मुख्य अतिथि थे। इसके साथ साथ सीएम साहब भी मुख्य अतिथि थे। ये एक बहुत ही अच्छी एक अग्रणी वो है कि जिसमें जो हमारी जनजातियाँ उत्तराखंड की हैं वो बहुत पिछड़ी हुई थी, जो बॉर्डर में रहती हैं। जैसे हमारे वहाँ 5 जनजातियाँ हैं, थारू है, बुक्सा है, राजी है, भोटिया है, जौनसारी है। तो ये जनजातियों के विकास में कुछ जनजातियाँ तो हमारी उठी हैं। इसके लिए मैं सरकार का ही धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रबंध किए गए जिससे उन जनजातियों का उठान हुआ। लेकिन अभी भी कुछ जनजातियाँ हमारी ऐसी रह गई हैं जो थोड़ा जंगलों में रहती हैं और जो बॉर्डर के एरिया में रहती हैं। उसके लिए भी भारत सरकार ने ये एक आयोजन करके हमारी पूरी जनजातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिससे वो जनजातियां जो बिल्कुल लुप्त प्राय हो रही हैं और जो जनजातियां को कोई पूछ नहीं रहा था, उनका एक मुख्य धारा में आने के लिए ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। तो जो एक पहल की गई है, जी। तो क्या इससे लगता है कि जनजातीय समुदाय के जीवन में बदलाव होगा, या फिर ये जो सफल सप्ताह आयोजन मनाया जा रहा है वहीं तक सीमित रह जाएगा? नहीं, इसमें मैम ये है कि जो हमने एक सप्ताह मना रहे हैं, इसमें हम अपने ये जो हमने आयोजन इसका जनजाति महोत्सव का भी किया था, इसमें उनके जो आर्टिजन्स हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनके खान पान हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो डांस करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का हमने वहाँ प्रदर्शन किया था। एक जो ऐसी जनजाति जिसने आज तक रेल नहीं देखी या उसने सड़कें अच्छी तरह नहीं देखी, उनको हमने देहरादून में बुलाकर उनको ये दिखाया कि कैसे यहाँ के लोग वो करते हैं और यहाँ के लोगों को ये दिखाया कि जनजातियाँ कैसे रहती हैं। तो उनके इस आयोजन से
मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, अर्जुन मुंडा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सीएम साहब के साथ साथ, कि उन्होंने हमारे 3 EMRS स्कूल, एक हमारा आपका धारचूला मुंशियारी और दूसरा जोशीमठ और तीसरा मैरवाना, ये चक्राता में है, ये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 5000 टैबलेट्स, और जो आपने एक बार पहले भी बात कही थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे हमारी पूरी जो जनजातियां हैं इनको हम इस रूप से लाएंगे कि इनका उत्थान हो सके और ये मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो क्या जो केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, एक शुरुआत की गई है, इससे हमारी सोसाइटी में कितना महत्व ये रखता है, कितनी अहमियत इसका रखा जाएगा? इसमें सोसाइटी में क्या है कि एक जनजातियों को एक तरीके से पहले, अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि जनजातियां वैसे भी लोगों से जो सामान्य लोग थे उनसे मिलते नहीं थे, ये अपनी समुदाय में रहते थे, अपने समूह में रहते थे, अपना बिजनेस करते थे। तो ये एक आयोजन करने से और ये जो भारत सरकार की योजनाएं हमें मिली, इससे जो हमारी जनजातियां हैं ये लोगों के संपर्क में आई, इनको एक लगा कि इनको बिजनेस ऐसे हो सकता है, पढ़ाई ऐसे हो सकती है। ये कंपटीशन हम यहाँ पे, जैसे हमारे एकलव्य स्कूल हैं, इससे हमारे एकलव्य स्कूलों में हमारे जनजाति के स्टूडेंट IIT में जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे उसमें NIT में जा रहे हैं। तो काफ़ी इससे हमारी जनजाति के जो बच्चे हैं और लोग हैं, इनका एक उठान हो रहा है और ये मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहाँ पर काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है, उनको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो जो ये पहल की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसके बारे में किस तरीके से उन तक ये बात पहुँचाई जाए, क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की जा रही है? हाँ मैम, इसमें ऐसा है कि एक हमारे वहाँ एक इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास ऐसे एक योजना स्वीकृत हुई है जिसमें इस तरह के संयंत्र हमारे पास हैं जो आपके सोलर से चलेंगे। अच्छा। तो उस सोलर से चलने के कारण उसके जो नेट की जो व्यवस्था है वहाँ पे पूरी हमें मिलेगी। अच्छा। जहाँ पे हमारे न बिजली है न पानी है, जहाँ कुछ नहीं है, उसमें भी हम वहाँ सोलर के माध्यम से नेट को देंगे और उससे पढ़ाई और अन्य चीज़ों से जनजाति के लोगों को अवगत कराएंगे। और जनजाति समुदाय की एक अपनी समृद्ध परंपरा है। जी जी। जैसे अगर हम संस्कृति की बात करें, संगीत की बात करें, उनके हस्तशिल्प की बात करें, जी जी। उनको जोड़े रखने के लिए किस तरीके से सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, क्या पहल सरकार की तरफ से? मैम देखिए, हम लोग सबसे पहले भारत सरकार की जो योजनाएं हमारी हैं, सबसे पहले तो उनको जो बच्चे एकलव्य स्कूल सबसे पहले स्थापित किए गए। एकलव्य स्कूल में इस समय हमारे 3 एकलव्य स्कूल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। जो हमारा कालसी का एकलव्य स्कूल है वो इस समय नंबर 1 पूरे भारतवर्ष में है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा मैडम उनको हम ट्राइफेड के माध्यम से उनको हनी फैक्ट्री, जैसे खटीमा में हनी फैक्ट्री की बात आ रही है, और जनजाति की महिलाओं के लिए छात्रावास अलग से बनाए जा रहे हैं, और उनके जो कुटीर उद्योग हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करा के उनको भी उसमें लोन की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो जनजाति समुदाय के जो वीर हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और उत्तराखंड बनाने में भी उनका एक अहम योगदान रहा है, तो उनके सम्मान के लिए क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं? मैम इसमें हमारा वैसे तो हमारा TRI है, जो TRI उत्तराखंड है, मैं उसका भी निदेशक हूँ। अच्छा। हमने वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया है, छोटा सा है लेकिन मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ट्राइबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्यूजियम की एक घोषणा की है, जिसमें हम उनके जितने भी हमारे उत्तराखंड के ट्राइबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे उनका पूरा उसमें प्रदर्शन किया जाएगा। उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनके द्वारा कैसे काम किए गए, उसका उसमें प्रदर्शन होगा, और मैं इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, और साथ ही एक सवाल ये भी होगा कि जैसे हम जानते हैं कि कोई भी समाज तब तक समृद्ध और विकसित नहीं हो जाता जब तक उस समाज की महिलाएं शिक्षित ना हो और आर्थिक रूप से मजबूत ना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का,
इससे भी एक संदेश देने की यही कोशिश की गई है कि जनजाति समुदाय की महिलाओं को भी एक समान अधिकार मिले। तो उत्तराखंड में जन समुदाय की महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था भी देखें तो बेहतर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ किए जा रहे हैं? मैम, इसमें ऐसा है कि जो जनजाति की महिलाएं हैं, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो जनजाति की कोई भी वैसे कॉमन अगर जो भी जनजातियां हैं जो भी पूरे भारतवर्ष में रहती हैं, वो महिला प्रधान है। उसमें महिलाओं का प्रथम स्थान है और पुरुषों का बाद में है। इससे तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये सबको अन्य लोगों को भी स्वीकार करनी चाहिए और ये आदमी उसमें लेना चाहिए। लेकिन जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे ऊपर हो सकती है, उनको हमने कैसे, उनके लिए हमने यहाँ जैसे यहाँ आएंगे उनके लिए हमारे TRI में रुकने की व्यवस्था है, उनको यहाँ ट्रेनिंग कराना है। और इसके अलावा उनके जितने भी उनको ट्राइफेड के माध्यम से जैसे मैम हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उसके अभी जैसे हनी फैक्ट्री की मैं अपनी बात की, हनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो मैम किसी न किसी रूप में हम केंद्र सरकार के माध्यम से उनकी जो एक आर्थिक स्थिति है, महिलाओं जो जनजाति की महिलाएं हैं, उनको हम उठा रहे हैं। जी, लेकिन बहुत सारी योजनाएं चलाई तो जाती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप होता है, जिस वजह से सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आती है। जी मैम, इसमें कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लोग इसमें दौरा करते हैं। हम लोग बजट रिलीज करने के बाद जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसको पूरी तरह से देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्या है और कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं। जैसे हमारा मान के चलिए आप, जैसे AMRS स्कूल है, ये केवल और केवल इसमें बच्चे जो हैं केवल ट्राइबल आते हैं, तो इसमें ट्राइबल बच्चे आने हैं, तो इसमें हम ये चेक करते हैं। मैं कालसी के स्कूल में काफ़ी बार मैंने यहाँ, और ATS भी जो चल रहे हैं हमारे आश्रम पद्धति स्कूल, जिसको राज्य सरकार इसको चलाती है, इसके भी स्कूलों की मैं जाके वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, बच्चों के रहन सहन की क्या व्यवस्था है और कैसे वहाँ के बाथरूम हैं। तो उनको हम कहीं ना कहीं, जैसे हम जनजाति की महिलाओं के लिए छात्रावास भी हैं, जो कोई सर्विस कर रही हों वो भी वहाँ रह सकती हैं और जो कोई पढ़ रही हैं वो भी रह सकती हैं। तो इस तरह से जो हम लोग इसको फॉलोअप मैम करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जनजाति का जो उत्तराखंड में प्रतिशत है वो लगभग 3 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो फिर भी जैसे एक, तो इन लोगों को मैम उनको हम एक तो समाचार पत्रों के माध्यम से इनके वहाँ जाके इनके, अभी हमने जैसे भारत सरकार से एक ऐसी योजना स्वीकृत कराई है जिसमें जनजाति, ये जो राजी जनजाति है, ये लुप्त प्राय जनजाति है, ये जनजाति एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए इनके मकानों, इनको वहाँ छप्पर, इनका कम से, ये लोग ऐसे रहते हैं तो इनको छप्पर मिले, इसके लिए हमने लगभग 2 से 3 लाख रुपया पर जनजाति फैमिली, जो राजी जनजाति है, जो जोलजीबी एक जगह है हमारी उत्तराखंड में, जो नेपाल बॉर्डर और हमारा उत्तराखंड बॉर्डर और पूरा बॉर्डर होता है, उसमें हमने उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो हम इसीलिए फॉलोअप करते हैं मैम, हमारे अधिकारी नीचे जाते हैं, हमारे अपर निदेशक हैं योगेंद्र रावत, वो भी भेजते हैं, शोध अधिकारी हैं, अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, मैडम उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि जो काम, जो हमने यहाँ से बजट स्वीकृत किया है, उस काम की क्या क्वालिटी है, उस काम को इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हम पूरा फॉलोअप करते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। जी, जनजाति समुदाय के उन्नयन के लिए ये भी ज़रूरी है कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। जी मैम, तो किस तरीके से उनके रोजगार के लिए काम किए जा रहे, क्या क्या योजनाएं इस ओर? मैम, इसमें जो हमारी जो जनजातियां हैं, इसमें जैसे बहुत से जो जैसे भोटिया जनजाति है, जिससे मैं भी आता हूँ, वहाँ उनके जो चुटका है, दन है, ये बुनने के लिए भी मैम इसमें से अलग से इनको लोन की व्यवस्था भी दी जाती है और इनको भारत सरकार की जो हमारी स्कीम आती हैं उसके अनुसार इनको दिया जाता है इनमें भी। अब जैसे थारू जनजाति है, ये लोग हमारे कुछ बुक्सा जनजाति है, ये डलिया, ये चीज़ें बनाते हैं, तो इनको मैडम धीरे धीरे हम लोग उस योजना में ला के इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। जैसे जौनसार का है मैम, जौनसार की जो वहाँ है तो वहाँ इनका एप्पल का ज़्यादा है और ये लोग एप्पल उगाते हैं या अन्य और कोई, तो इनका काफ़ी इनको लोनिंग व्यवस्था करके इनकी और भी जो स्कीमें चल रही हैं उसके अंतर्गत लाके इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो उनकी लोक कलाएं हैं, हस्तशिल्प है, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है? क्योंकि अगर जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो उनके उत्पादों के बारे में नहीं पता चलेगा। जी मैम, तो किस तरीके से काम इसमें मैम हमारी 2-3 संस्थाएं, जैसे हमारी जो एक तो हिमाद्री है जो राज्य सरकार की है, वो इसको परचेज करती है और फिर इसको बेचती है,
आप ये मान के चलिए जो हमारा जनजाति महोत्सव ये अंबेडकर स्टेडियम कोलागढ़ में हुआ था, उसमें इतनी ज़्यादा जो जनजाति के सामान थे, जो उनके बनाए हुए हथकरघा, ये इतना ज़्यादा इसकी सेल हुई कि इसकी कोई सीमा नहीं थी और हमारा जो सारा सामान था वो सेल आउट हो गया। लेकिन हम इसको ट्राइफेड के माध्यम से, हिमाद्री के माध्यम से और भी एक दो एजेंसी है उनके माध्यम से उन सामानों को लेते हैं और उनको उचित दाम देते हुए इस और इन सामानों की जो जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया गया है उसकी बहुत डिमांड है। और इसको हम एक चीज़ ये भी कर रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन जो बिक्री होती है उसमें भी डाल के इनके उसका प्रयास कर रहे हैं कि इनका उसमें और इनको इसकी उचित दाम मिल सके। तो किस तरीके से उन तक ये बात पहुंचाई जाती है कि उनके लिए ट्राइबल मेला लगाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है ताकि वो अपनी कलाओं को पेश किया जाए, वो उन तक कैसे ये बात पहुंचाई जाती है? मैम इसमें हम जिलाधिकारी के माध्यम से, अच्छा, और जो हमारे वहाँ जनजाति के जो जिला जनजाति अधिकारी होते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से उनको बताया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि वो अपने पूरी टीम लेके आएँ, अपने उत्पाद लेके आएँ और उन उत्पादों का यहाँ पे प्रदर्शन करें और प्रदर्शन करते हुए और या ट्राइफेड या हमारी जो हिमाद्री है इनके थ्रू जो है हमारे अपने उत्पादों को बेच सकें। और एक चीज़ और देखी गई है जैसे कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक गैप देखा गया है, मतलब जनजाति समुदाय के कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने मुख्य धारा में उनकी जगह है, लेकिन बहुत से जनजाति ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति में है, विशेषकर अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के वनरावत समुदाय के, वो काफ़ी खराब स्थिति में है। तो इस ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है? मैम इनका जो भारत सरकार की ओर से भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैंने बताया इनकी जो झोपड़ियाँ बनाने के लिए, जो इनके हल्के फुल्के मकान बनाने के लिए जो हमने योजना चलाई है भारत सरकार ने स्वीकृत की है। तो इसके अलावा मैडम ये जनजाति ऐसी है, पहले कुछ सालों पहले तक ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, ये केवल ये जंगलों के अंदर रहती थी। उसके बाद ये कुछ बाहर निकली भी तो बॉन्डेड लेबर, ये बंधुआ मजदूर की तरह थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, तो इनमें से अभी एक पिछले कुछ सरकारों में एक राजी जनजाति के जो हैं, जो रावत जनजाति है, इसमें से विधायक भी बने हैं और इनमें से कुछ लोगों को अब नौकरी, इन लोगों की जो अब जिज्ञासा हुई है कि ये लोग नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी शुरुआत है, इनको अभी और हमारी जो केंद्रीय और राज्य सरकार की सहायता की जरूरत है, जिसे हम मैडम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इनको दिया जाए और इनकी संख्या को बढ़ाया जाए और इनको प्रयास किया जाए। जैसे इनकी हेल्थ का भी इशू है, तो वहाँ भी जोलजीबी है, धारचूला है, इस जगह पे इनके वहाँ पे वो वहाँ के डॉक्टर और नर्सेज आके इनके गांव में कैंप लगाते हैं और इनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। तो इनको इस तरीके से हम मेन मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या योजना मैडम है? इनके लिए हम स्कूलिंग हमारी जो मैंने बताया मैम कि हमारे जो ATS हैं, जैसे ATS मुंशियारी है, ATS गोठी है और या एकलव्य है, ये एकलव्य जो हमारे 3 संचालित हो रहे हैं, इसमें केवल ST आएंगे। तो अभी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि ये जो राजी जनजाति है, जो रावत जनजाति है, वन राउत भी इनको कहते हैं, इनमें से कई बच्चे हमारे एकलव्य में भी पढ़ रहे हैं और अच्छी उसमें पढ़ाई इनकी कर रहे हैं और धीरे धीरे इनको मैडम लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका अभी पिछड़ापन बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास है। तो क्या उन लोगों के बीच ये जिज्ञासा होती है कि हमें स्कूल जाना है, ऐसा रिस्पॉन्स? इसके लिए मैम अब हो रही है धीरे धीरे, जब वो ये देख रहे हैं कि इनका बच्चा गया और इसने जो है पढ़ाई की, तो पहले ये क्या था मैडम, इनमें एक डर का माहौल था कि हमारा बच्चा जाएगा कहीं मर ना जाए, इसकी मतलब वो बेटी है तो क्या होगा ये। लेकिन जैसे जैसे ये लोग धीरे धीरे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बाहर काम करने जा रहे हैं, तो इनमें वो जिज्ञासा बढ़ रही है कि हमारा बच्चा भी कोई नौकरी कर सकता है और अच्छे उसमें काम कर सकता है, इसलिए इनकी जिज्ञासा अब बलवती होती जा रही है। इसके अलावा जो ये गौरव दिवस मनाने का, जनजाति गौरव दिवस मनाने का जो फैसला लिया गया है, क्या इस ओर ध्यान दिया गया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको इसकी जानकारी दी जाए? क्योंकि अगर स्कूली बच्चों के अंदर ये बात डाली जाए तो आने वाला हर पीढ़ी इस ओर ध्यान देगा, तो इस ओर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ मैम, जैसे अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जन शताब्दी मनाई है, इससे
जनजाति के लोगों को, कम से कम जो लोग बहुत ही पिछड़े, उनको ये पता चला कि हाँ जी हमारा देश स्वतंत्र भी है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल वो हैं, और उनको स्वतंत्रता दिलाने में ऐसे महानुभाव, इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी सेनानियों का हाथ था। उन्हीं के कारण आज हम आजाद हैं। तो ये जनजाति जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा है कि इस पूरी जनजाति के बच्चों में, लोगों में यह है कि हाँ, कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, और हम लोग जो है उन्हीं के पद चिन्हों पे चलें और अपने आप विकास कर सकें। हाल ही में उत्तराखंड के 7 प्रोडक्ट को जीआईटी टैग मिला है। इनमें से अधिकतर वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों ने बनाया है। जी। तो रोजगार के लिए कितना मील का पत्थर साबित होगा ये? मैम, ये तो जीआई टैग मिलने का मतलब है कि उस वस्तु की, उस उत्पाद की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। तो जीआई टैग मिलने से जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों के उत्पाद हैं जी, उनको बेचने में और उनको ऑनलाइन बेचने में, उनको हिमाद्री के माध्यम से, उनको हमारे ट्राइफेड के माध्यम से बेचने में बहुत अच्छा होगा और बहुत सरलता होगी, और हमारी जनजाति के लोगों का सामान इससे बिक सकेगा, अधिक मात्रा में बिक सकेगा, और हम उनका जो स्तर है वो काफ़ी उठेगा। सर, क्या योजनाएं जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जा रही है जो शायद उन तक ये बात नहीं है, वो चाहेंगे वो योजनाएं कुछ आप बताएं? क्या क्या योजनाएं चलाई जा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? जी, क्या क्या योजनाएं हैं? योजनाओं में मैम, जैसे हम लोग उनको 10वें छात्रवृत्ति एक है, उसमें जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे उनको छात्रवृत्ति मिलती है, और एक फिर जो 12वीं वाले कहते हैं 12वीं, उनमें छात्रवृत्ति उनको दी जाती है, और उनको ये बताया जाता है समाचार पत्रों के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, नायब तहसीलदार के माध्यम से, वीओ के माध्यम से ये बताया जाता है कि आपने ये स्कूल है, आपने इसमें भाग लेना है, इसके एग्ज़ाम में, और इसमें निकलना है, और आपका वहाँ पढ़ाई में जो है, क्योंकि भारत सरकार जो हमारे एकलव्य के स्कूल और एटीएस है मैडम, जो राज्य सरकार की उस चलते हैं, उसमें से कोई भी पैसा उनके अभिभावकों को नहीं देना है। और उनका जो मैं आपको बताया कि उनका अब जो हमारा कालसी का है, जो कालसी एकलव्य है मैम, उससे इतने बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, उनमें जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे हम सारे लोगों को दे रहे हैं। अभी जो कालसी है, इसमें भी एक राजी जनजाति की बच्ची पढ़ रही है, वो मेरे ख्याल 12th में है वो बच्ची, और उसका वो जाके वहाँ बताएंगे कि हमारा जो स्कूल है उसमें ऐसा खान पान है, ये है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मैम, जो हमारे एकलव्य स्कूल हैं, मैं भारत सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, अच्छे खासे जो प्राइवेट बोर्डिंग होते हैं उससे कहीं लाख गुना बेहतर है, और वो हमारे सफलतापूर्वक हमारे जनजाति के बच्चों को शिक्षा दे रहा है और उनका उत्थान कर रहा है। तो जो बच्चे हैं जनजातीय समुदाय के, वो आखिर कैसे आकर्षित हुए स्कूल की तरफ से? क्या इसको लेकर कोई कार्यक्रम? इसके लिए भी मैम, जैसे हम लोग ये हर जगह बताते हैं मैडम, हर जो हमारे जिला प्रशासन है, मैंने आपको बताया, उसके माध्यम से, और कुछ लोगों से बताया जाता है जो जनजाति के हमारे महानुभाव हैं, जो वहाँ के नेतागण हैं, जो उनके माध्यम से बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हमारी व्यवस्था है। एटीएस की व्यवस्था मैम हमारी वर्षों पुरानी है, जो राज्य सरकार चलाती है, लेकिन एटीएस में थोड़ा सा हमारा ये है कि वो क्योंकि राज्य सरकार चलाती है तो थोड़ा, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार ने जो एकलव्य की व्यवस्था की है उसको सारे लोगों को बताया गया है। इसी क्रम में जो आपने बताया कि राजी जनजाति हमारी जो है, राजी जनजाति, भोटिया जनजाति, ये 2 जनजातियां हमारी मैडम बिल्कुल बॉर्डर में रहती हैं, और ये बॉर्डर में कोई इनको वो न करे, इनका शोषण न करे, इसलिए मैं माननीय मुंडा जी का और माननीय हमारे सीएम साहब का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस क्षेत्र के लिए भी घोषणा की है एकलव्य स्कूल की, और उससे जो है ये इनका मैडम इतना अभी हमारा हो चुका है कि इनको सब लोगों को पता लग जाता है कि इसका एग्ज़ाम कब होना है, क्या होना है, और इसमें क्या कहते हैं, ये लोग भाग लेते हैं और सफलतापूर्वक पढ़ाई करते हैं। चलिए सर, अब क्योंकि टाइम की कमी है, लेकिन हम चाहेंगे चर्चा के दौरान अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो छूट गए हों, हम चाहेंगे वो आप बताएं, कुछ संदेश। जी मैम, जो मेन मुख्य रूप से जो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्य रूप से जो हमारी योजनाएं हैं और मुख्य रूप से जो हमारा जितने भी, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने ये दिवस मनाया या पाक्षिक मनाया भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो उसमें, इससे मैम एक जागृति तो फैलती है,
एक पता लगता है कि जनजातियों को भी ये पता लगता है, हाँ भाई ऐसे करके ये थे, और इसके कारण उन्हीं के उसमें पूरे कार्यक्रमों में मैडम हमने पूरे जितने हमारे ATS हैं, जितने हमारे एकलव्य स्कूल हैं, वहाँ पे हमने चित्रकला प्रदर्शनी और ये तमाम उसमें गेम्स के कार्यक्रम करवाए। तो इनसे उनमें एक जागरण होता है कि हाँ कि ये कार्यक्रम हो रहा है, ये किनकी याद में हो रहा है, तो इसमें हमने भाग लेना चाहिए, इसमें हमने अपना जीवन स्तर उठाना चाहिए, तो इससे बहुत फायदा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और तमाम योजनाओं के बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, बहुत तो धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि जो ये सफल सप्ताह आयोजन मनाया जा रहा है ये सिर्फ सप्ताह तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जनजातीय गौरव दिवस का जो उद्देश्य है वो उचित तौर पर समाज में एक बदलाव लेकर आए। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में दीजिए इजाजत, नमस्कार।